दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है और एक एनआरआई जो होता है उसके द्वारा कौन कौन से मेजर अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्वेश्चनेयर के माध्यम से बताएंगे, तो आप लोग अंत तक बने ही रहें। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हु इज एनआरआई, कि एनआरआई कौन होता है। तो एनआरआई का मतलब सिंपल सा है कि जो सिटीजन तो इंडिया का है, सिटीजन तो इंडिया का है लेकिन अब इंडिया में रहता नहीं है, रहता है अब्रॉड में, यानी इंडिया से बाहर रहता है। ठीक है, एनआरआई का मतलब समझ गए आप लोग कि सिटीजन तो इंडिया का है लेकिन इंडिया में रहता नहीं है, रहता है अब्रॉड में। दूसरा हम देख लेते हैं इसमें पीआईओ, कि पीआईओ क्या है। पीआईओ का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास कभी इंडिया का पासपोर्ट हुआ करता था, या तो उसको इंडिया का पासपोर्ट हुआ करता था उसके पास में। पीआईओ एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इंडियन पासपोर्ट था। क्या था? इंडियन पासपोर्ट था। दूसरा, जिसकी स्पाउस, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जो इंडिया से बिलोंग करता है, यानी जिसकी स्पाउस की नागरिकता है वो इंडियन नागरिकता है, जिसके फादर कभी इंडिया में रहते थे, या जिसके ग्रैंडफादर कभी इंडिया में रहते थे, या जिसके ग्रेट फादर इंडिया में रहते थे, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पीआईओ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पीआईओ कहलाएंगे। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अनुसार जो सिटीजनशिप जो एक्ट है उसका 1955, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसकी सेक्शन 57 के माध्यम से अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति ने या किसी भी व्यक्ति ने कोई नागरिकता ले रखी है इस एक्ट के तहत, तो वो भी पीआईओ कहलाएगा। या फिर 1947 से पहले ऐसा कोई देश का भाग, इंडिया का कोई ऐसा पोर्शन, इंडिया का ऐसा कोई पोर्शन जो पहले इंडिया का था 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले, लेकिन अब वो कोई दूसरा कंट्री बन गया है, कोई दूसरा देश बन गया है, तो वहाँ भी रहने वाला व्यक्ति पीआईओ कहलाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी पीआईओ से संबंधित। अब आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है कि व्हाट आर द मेजर अकाउंट्स ओपनड बाय एनआरआई, कि जो नॉन रेजिडेंट का मतलब एनआरआई, एनआरआई के द्वारा मेजर अकाउंट कौन कौन से ओपन किए जा सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो एनआरआई होता है उसके द्वारा नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट ओपन किया जा सकता है, जिसको एनआरई अकाउंट कहते हैं। फॉरेन करेंसी रेजिडेंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, जिसको एफसीएनआर अकाउंट कहते हैं। तीसरा, एनआरओ अकाउंट ओपन किया जा सकता है, कि जो एनआरआई है उसके लिए ये 3 प्रकार के अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं: एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जो एनआरआई होता है वो 3 प्रकार के अकाउंट ओपन कर सकता है। पहला एनआरई अकाउंट, दूसरा एफसीएनआर-वी अकाउंट, तीसरा एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, अब इसको एक हम कंपैरिजन टेबल के माध्यम से सारा समझेंगे। तो अगर हम बात करें इसको कौन ओपन कर सकता है, इसको कौन ओपन कर सकता है, तो वो है आपका नॉन रेजिडेंट या पीआईओ इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। किसको?
एनआरई और एफसीएनआर को। नॉन रेजिडेंट इन दोनों प्रकार के अकाउंट को ओपन कर सकता है, एनआरआई या पीआईओ। अगर कोई पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का है वो भी इस खाते को ओपन कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसको परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से। विदाउट आरबीआई की परमिशन से एनआरई या एनआरओ अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। अगर हम बात करें एनआरओ अकाउंट का, तो ऐसा कोई भी रेजिडेंट है जो आउटसाइड इंडिया फॉर पुटिंग थ्रू बोनाफाइड ट्रांजैक्शन इन रुपी, अगर ऐसा कोई एनआरआई है, कोई जो इंडिया से बाहर रह रहा है और वो अपना इंडिविजुअल ऐसा कोई अकाउंट ओपन करना चाहता है जो एक बोनाफाइड ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। अब अभी तक हमने बात की कि इन अकाउंटों को कौन कौन ओपन कर सकता है, एनआरई को कौन ओपन कर सकता है, एनआरओ कौन ओपन कर सकता है और एफसीएनआर को कौन ओपन कर सकता है। अब हम बात करें एनआरई और एफसीएनआर को, तो अगर हम ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की बात करें कि ये अकाउंट जो है, अभी हमने 3 प्रकार के अकाउंट देखे थे, एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर। तो इनके अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की बात करें तो इसमें क्या है कि मे बी हेल्ड ज्वाइंट इन द नेम ऑफ 2 or more NRI PIO. NRI PIO hold the jointly with the resident relative, यानी इसको फार्मर और सर्वाइवर के क्लास में इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। किसको? एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट को फार्मर और सर्वाइवर में ओपन किया जा सकता है। ठीक है, यानी सिंपल सा अगर हम बात करें ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की, अगर बात करें ज्वाइंट अकाउंट की बात करें, तो कि जो एनआरई होता है या एफसीएनआर होता है या एनआरओ होता है, ये तीनों प्रकार के अकाउंट क्लोज रिलेटिव के साथ ओपन किए जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन उसमें यही है कि फार्मर और सर्वाइवर में तीनों प्रकार के अकाउंट रहेंगे। आगे अगर हम बात करें तो एनआरई अकाउंट की बात करें तो ये इंडियन रुपीस में रहेंगे, और अगर एफसीएनआर अकाउंट की बात करें तो एक किसी भी कन्वर्टिबल करेंसी, जो भी फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी है, तो उसमें इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी का मतलब ये हुआ जैसे कि यूएसडी डॉलर हो गया, कनाडियन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, जापानीज येन हो गया या यूरो हो गया, तो इन करेंसियों में इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। किस अकाउंट को? एफसीएनआर अकाउंट को। और एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट दोनों इंडियन रुपीस में होंगे। ठीक है, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट दोनों, ये आपका एनआरओ अकाउंट हो गया, ये आपका एनआरई अकाउंट हो गया, और ये आपका एफसीएनआर अकाउंट हो गया। ओके, नेक्स्ट आइए, टाइप ऑफ अकाउंट। सेविंग अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट में सेविंग हो गया, करंट हो गया, रिकरिंग हो गया, एफडी हो गया, इस सारे प्रकार के अकाउंट एनआरई अकाउंट में खोले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये एफसीएनआर की बात करें तो एफसीएनआर में केवल और केवल टर्म डिपॉजिट ओपन किया जा सकता है, केवल और केवल टर्म डिपॉजिट ओपन किया जा सकता है। और अगर एनआरओ की बात करें तो इसमें भी चारों प्रकार के अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, सेविंग भी ओपन। अब इससे कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि एनआरई जो है और एनआरओ जो है, तो इसके लक्षण सेम जैसे हैं, एफसीएनआर के थोड़े चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एनआरई और एनआरओ में इस सेविंग अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, करंट भी ओपन किया जा सकता है, आरडी भी ओपन किया जा सकता है और एफडी भी ओपन किया जा सकता है। ठीक है, जबकि जो एफसीएनआर अकाउंट है वो केवल टर्म डिपॉजिट के रूप में ओपन किया जा सकता है। आगे अगर बात करेंगे पीरियड ऑफ डिपॉजिट, इसमें जो डिपॉजिट रहेगा उसका पीरियड क्या रहेगा? अगर एफसीएनआर की बात करें तो ये 1 साल से लेकर के 3 साल तक इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में इसको अप टू 5 ईयर भी तक ट्रीट किया जा सकता है।
और बात करें FCNR की, तो ये भी कम से कम 1 साल से कम तो नहीं हो सकता है और ये 5 साल से ज़्यादा नहीं। अगर NRO अकाउंट की बात करें तो इसमें जो रेजिडेंट्स अकाउंट होते हैं उसके नियम, उसके रूल्स इस पर अप्लाई होते हैं NRO अकाउंट पे। जैसे कि आप सेविंग खोल सकते हो, करंट खोल सकते हो, RD खोल सकते हो, FDR खोल सकते हो। और NRO अकाउंट में सेविंग जो रेजिडेंट अकाउंट्स होते हैं उसके रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए इसमें आप 10 साल तक FDR खोल सकते हैं। 10 साल तक अपना डिपॉजिट के लिए FDR या RD ओपन कर सकते हैं। अगर बात करें कि इसमें जो परमिसिबल क्रेडिट्स क्या होते हैं, तो परमिसिबल क्रेडिट्स जो होते हैं, क्रेडिट परमिटेड टू दिस अकाउंट आर इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इस खाते में अलाउ किए जा सकते हैं। टू दिस अकाउंट आर इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट अक्रूड on account, interest on investment, transfer from other NRE FCNR account, maturity proceeds of investment, such transactions were made from the account or through inward remittance। कहने का मतलब है इसमें वो सभी प्रकार के अकाउंट को जो इनवर्ड रेमिटेंस वगैरह अगर कोई फॉरेन से आ रहा है तो दोनों प्रकार के अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। अगर बात करें NRO अकाउंट में, तो इसमें भी इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, लेक्टिमेंट ड्यूज इन इंडिया एंड ट्रांसफर फ्रॉम अदर NRO अकाउंट वेयर परमिसिबल क्रेडिट टू NRO अकाउंट, कि जो अगर बाहर से ऐसा कोई भी पैसा आता है तो वो NRO अकाउंट में भी जमा किया जा सकता है और एक NRO अकाउंट को डेबिट करके दूसरे NRO अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर डेबिट, ये तो ऊपर बात रही थी क्रेडिट की, भाई कोई भी बाहर से पैसा आएगा तो वो इन तीनों प्रकार के खातों में जमा किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से अगर डेबिट की बात करें तो डेबिट में क्या है कि कोई भी जो लोकल डिस्बर्समेंट है या रिमिटेंस आउटसाइड इंडिया है या एक NRE या FCNR अकाउंट से दूसरे NRE FCNR अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करना हो तब कर सकते हैं, या इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। ये आपके NRO और FCNR की बात रही। अब बात कर लेते हैं NRO की। तो NRO में क्या है कि द अकाउंट कैन बी डेबिटेड फॉर पर्पज ऑफ लोकल पेमेंट्स। अगर लोकल में कोई पेमेंट्स हैं उसके लिए भी इस खाते से पैसे को डेबिट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बात करें apart from this balance in the NRO account cannot be repatriated abroad except by NRI and PIU up to $1 million। ठीक है, इसमें क्या है कि $1 मिलियन तक पैसे को भेजा जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि आगे हम बात करते हैं रेपिटेबिलिटी का। मतलब हमने पहले ही बताया था कि इसका सिंपल सा मतलब ये होता है रेमिटेंस का। तो इसमें जो NRE अकाउंट होता है या FCNR अकाउंट होता है तो इसमें जितना भी बैलेंस अवेलेबल हो सारा का सारा बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर NRO अकाउंट की बात करें तो इसमें केवल $1 मिलियन तक ही पैसे को भेज सकते हैं। टैक्सेबिलिटी की अगर बात करें तो इनकम अर्नेड इन द अकाउंट ऑफ एक्सेप्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड बैलेंस एक्सेप्ट फ्रॉम ब्लैक। तो अगर टैक्सेबिलिटी की बात करें तो जो आपका NRE अकाउंट होता है या FCNR अकाउंट होता है तो इस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, जबकि जो NRO अकाउंट होता है इस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है। इसी तरह से अगर लोन की बात करें तो लोन में ये है कि लोन के बारे में हम थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं। अगर हम NRE और FCNR की बात करें तो इसमें हम अकाउंट होल्डर को और थर्ड पार्टी को लोन
दे सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि लोन हम जो देंगे, हमका मतलब ये हुआ कि जो अथराइड ईडी है, अथराइड डीलर्स जो है कैटेगरी फर्स्ट है, या आरबीआई ने जिसको भी ये परमिशन दे रखी है, तो वो इस खाते को ओपन करेगा, ठीक है। और उस पर जो पैसा होगा, जो डिस्पर्स होगा, तो उस पैसे का क्या होगा कि जो भी लोन के रूप में पैसा दिया जाएगा किसको, एनआरई और एफसीएनआर को, तो वो क्या करेगा, इस पैसे को फॉरेन में रिमिटेंस नहीं कर सकता है। पहली चीज़, ऐसा नहीं है कि इंडिया में उसने लोन लिया और इंडिया से बाहर वो पैसे को रिमिट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसका जो भी पर्पज होगा वो इंडिया में ही यूज करने के लिए पैसा उसको मिलेगा। क्लियर। दूसरी चीज़ ये है, इन केस ऑफ लोन सेंशन टू, अगर थर्ड पार्टी को अगर कोई लोन दिया गया है तो वो नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज कंसिडरेशन, दो थर्ड पार्टी के लिए भी इसमें लोन दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू सब टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। अगला ये है कि अगर कोई भी लोन जो सैंक्शन किया गया अकाउंट होल्डर को, तो उसका जो रीपेमेंट होगा, तो उस रीपेमेंट आइदर बाय एडजस्टिंग द डिपॉजिट, कि जो डिपॉजिट के अगेंस्ट में मान लीजिए लोन दिया गया था, तो या तो उसको क्लोज करके उससे एडजस्टमेंट होगा, या फिर थ्रू इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया थ्रू बैंकिंग चैनल, या फिर कि जो बैंकिंग चैनल से आउटसाइड इंडिया से अगर कोई रेमिटेंस आया है तो उससे भी उस लोन को एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर फैसिलिटी फॉर प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट विल नॉट बी अवेलेबल वेयर लोन अगेंस्ट, अगर कोई ऐसा डिपॉजिट किया गया है, क्या किया गया है, अगर ऐसा कोई एफसीएनआर या ऐसा कोई डिपॉजिट था जिसके अगेंस्ट में लोन चल रहा है, जिसके अगेंस्ट में कोई लोन ले रखा है, जैसे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट कराया था एफसीएनआर 5 ईयर के लिए, तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई लोन ले रखा है, तो ये जितने टेन्योर का लोन ले रखा है, तो उससे पहले इस एफडीआर को क्लोज नहीं किया जा सकता है। अगर इस एफडीआर को पहले क्लोज करना है तो पहले जो लोन लिया है उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। लोन अगेंस्ट द डिपॉजिट कैन, अब इसी तरह से अगर हम एनआरओ की बात करें तो एनआरओ में भी क्या है कि जो भी आपका डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में लोन दिया जा सकता है, और जो अकाउंट होल्डर है उसको भी दिया जा सकता है, जो थर्ड पार्टी है उसको भी लोन दिया जा सकता है। और लोन, इस पर एक कंडीशन है, एनआरओ अकाउंट में जो भी लोन देंगे तो वो रीलैंडिंग के लिए नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर करने के लिए नहीं मिलेगा, प्लांटेशन के लिए नहीं मिलेगा, या फिर कोई रियल एस्टेट में पैसा लगाना है तो रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए लोन नहीं मिलेगा। अगला बात करें कि आउटसाइड ऑफ इंडिया की, अगर लोन आउटसाइड इंडिया की अगर हम बात करें तो अथराइज्ड डीलर में अलाउ देयर ब्रांचेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटसाइड इंडिया टू ग्रांट अ लोन और टू, देखो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर वो एनआरई है या एफसीएनआर है, इसका मतलब है कि वो बाहर रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है, तो अगर कोई इंडियन ईडी है और उसका अगर टाई अप किसी फॉरेन में, उसका जो सब डीलर्स है या जो फॉरेन में उसकी कोई टाई अप है, तो वहाँ वो लोन दे सकता है। लेकिन एनआरओ अकाउंट में क्या है, इसमें ये परमिशन नहीं होती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई जानकारी लेनी है या किसी भी वीडियो की कोई पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें इस पर एक सिंपल मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आगे बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो जो एफसीएनआर है या एनआरई अकाउंट है, तो या
एनआरओ अकाउंट। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है वो करता है एज पर गाइडलाइन इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, यानी आरबीआई के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है, क्यों रेगुलेटर अथॉरिटी आरबीआई है तो आरबीआई के द्वारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है वो इंटरेस्ट इस पर दिया जाता है इन तीनों प्रकार के अकाउंटों पे। ऑपरेशन बाय पावर ऑफ अटर्नी इन फेवर ऑफ रेजिडेंट, अगर कोई एनआरआई है उसने किसी रेजिडेंट है जो इंडिया में का निवासी है, यानी कोई एनआरआई है, ठीक है, उसने आरआई के लिए क्या किया, पावर ऑफ अटर्नी दे दी, तो ऑपरेशन इन द अकाउंट इन टर्म ऑफ पावर ऑफ अटर्नी इज रिस्ट्रिक्टेड टू विड्रॉल फॉर परमिसिबल लोकल पेमेंट और रेमिटेंस टू द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। तो अगर किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है, किसी भी एनआरआई ने एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट में पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है, तो जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है उसके लिए लोकल विड्रॉल अलाउ नहीं किए जा सकते हैं। और जो अकाउंट होल्डर है यानी जो एनआरआई है तो वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से इसमें लेन देन कर सकता है। अगर हम बात करें एनआरओ अकाउंट की, तो एनआरओ अकाउंट में क्या है, इन टर्म ऑफ पावर ऑफ अटर्नी इज रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल ऑफ लोकल, इसमें भी है कि लोकल पेमेंट इन रुपीस में अगर है तो उसके लिए इसमें भी अवॉइड किया गया है। रेमिटेंस टू अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ थ्रू, और जो अकाउंट होल्डर है वो खुद इस अकाउंट से बैंक नॉर्मल जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उससे ही कर सकता है। चेंज इन रेजिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टू इंडियन, अब जैसे कोई एनआरई था, सॉरी जैसे कोई एनआरआई था, अब वो आरआई बन गया, तो उस केस में क्या होगा कि जो एनआरओ अकाउंट था उसको सिंपल जनरल सेविंग अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी जो इंडियन अकाउंट्स हैं उस स्कीम में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर हम एनआरई के बारे में बात करें तो क्या होगा, एनआरई अकाउंट शुड बी डिजाइन्ड एज अ रेजिडेंट अकाउंट और फंड हेल्ड इन दिस अकाउंट में बी ट्रांसफर टू आरएफसी। तो अगर उसकी जैसे मान लीजिए कोई एनआरआई था लेकिन अब वो बाहर नहीं रहना चाहता है, आकर के इंडिया में रहना है, तो उसके लिए जो एनआरई अकाउंट है उसको आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो भी उसका वहाँ की जो भी अर्निंग्स होंगी या जो यहाँ पर भी एनआरई अकाउंट में यानी इंडिया के अंदर भी एनआरई अकाउंट में जो भी डिपॉजिट पड़ा होगा तो उस डिपॉजिट को उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी तरह से अगर जो एफसीएनआर बी डिपॉजिट अकाउंट में अलाउड टू कंटिन्यू टू मैच्योरिटी टिल द कंस्ट्रक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो क्योंकि जो एफसीएनआर है तो एफसीएनआर में क्या है कि इसमें टर्म डिपॉजिट केवल कर सकते हैं। तो टर्म डिपॉजिट क्या की, जैसे मान लीजिए 5 साल का किया, जैसे अभी मान लीजिए 2024 चल रहा है, अगर ये मान लीजिए 2029 तक यानी 5 साल का आपने टर्म डिपॉजिट करा रखा है, तो उस बीच में देखो पहली चीज़ तो एफसीएनआर कौन खोलता है, जो एनआरआई है। अब मान लीजिए किसी एनआरआई ने 5 ईयर के लिए अकाउंट ओपन किया यानी टर्म डिपॉजिट बनाया एफसीएनआर के अंतर्गत, ठीक है, 5 साल का मतलब हुआ कि 2029, अभी 2024 चल रहा है तो 2029 का जो है 5 साल के लिए बनाया। अब मान लीजिए 2027 में कहता है कि यार अब हमको आउटसाइड इंडिया नहीं रहना है, अब हमको इंडिया में रहना है, तो ये 2027 में आ रहा है। तो जो 5 साल का हमने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, मतलब जो एनआरआई था उसने जो ईडी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का कर रखा था, तो अब 2027 में तो नहीं उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, यानी उसका कॉन्ट्रेक्चुअल रेट पे मतलब जो भी टाई अप था, मतलब जो भी उसका एग्रीमेंट था वो 2029 तक चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ बांग्लादेशी पाकिस्तानी नेशनल्स आर एंटिटीज आउंड कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश पाकिस्तान हैव एन अकाउंट इन इंडिया? यस, कहने का मतलब कोई पाकिस्तानी या कोई बांग्लादेशी या ऐसा कोई है कि जो ऐसी कोई एंटिटीज है जो टोटली इनके द्वारा कंट्रोल की जा रही हो
तो वो क्या अकाउंट इंडिया में खोल सकती है? बिल्कुल खोल सकती है, लेकिन उसके लिए आरबीआई से पीरियड परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, आगे आइए। हाउएवर, फिर भी इंडिविजुअल्स ऑफ बांग्लादेश नेशनलिटी कैन ओपन एन एनआरओ अकाउंट सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल होल्डिंग वैलिड वीजा। अगर फिर भी है कि अगर कोई बांग्लादेशी है तो वो एनआरओ अकाउंट खोल सकता है अगर उसके पास में एक वैलिड वीजा है और एक वैलिड रेजिडेंशियल परमिट इशू किया गया है FRRO, यानी फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRO या FRRO, या मतलब फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के द्वारा अगर कोई भी ऐसा वैलिड रजिस्ट्रेशन, ऐसा वैलिड रेजिडेंशियल परमिट दिया गया है तो पर कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अकाउंट दैट द टूरिस्ट विजिटिंग इन इंडिया कैन ओपन। अगर कोई इंडिया में कोई टूरिस्ट विजिट करने के लिए आता है तो किस प्रकार का अकाउंट ओपन कर सकता है? वो एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है, और इसका जो टेन्योर रहेगा वो 6 मंथ का रहेगा। अगर वो 6 मंथ के बाद में भी स्टे करना चाहता है तो उसके लिए फिर आईडी प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल इतना जानते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट है, अगर वो इंडिया में विजिट करना आया है, इंडिया में अगर कोई टूरिस्ट आया है तो उसका भी एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है। आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द SNR अकाउंट, हाउ इट इज द डिफरेंट फ्रॉम एनआरओ अकाउंट, कि जो स्पेशल नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स होते हैं तो नॉन रेजिडेंट अकाउंट ऑर्डिनरी अकाउंट से किस प्रकार डिफरेंट होता है, किस प्रकार से अलग होता है, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर फीचर्स की बात करें तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि SNR अकाउंट और एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट को हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, तो टाइम खराब नहीं करना है। SNR अकाउंट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया कैन ओपन द SNR अकाउंट। अब देखिए, आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि एनआरआर अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है। एनआरआर अकाउंट को, SNR अकाउंट को वो कोई भी व्यक्ति ओपन कर सकता है जो, पहली चीज़ तो NRI है, दूसरी चीज़ है इंडिया में उसका कोई बिजनेस चल रहा है, उससे कोई उसको इनकम हो रही है, तो उस इनकम को उस अकाउंट में जमा कराने के लिए, डिपॉजिट कराने के लिए वो SNR अकाउंट को ओपन कर सकता है। लेकिन यह है कि बोनाफाइड ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, इसको एक कंपैरेटिव टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो अगर फीचर्स की बात करें, कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है SNR अकाउंट को, वो कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकता है जो इंडिया से बाहर रहता है और बिजनेस इंटरेस्ट को इस खाते में जो बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है उसको इसमें करना चाहता है। ऐसा कोई एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया पुटिंग थ्रू बोनाफाइड ट्रांजैक्शन इन रूपी, अगर कोई भी एनआरआई व्यक्ति जो बोनाफाइड ट्रांजैक्शन करना चाहता है एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है। ओपनिंग ऑफ SNR अकाउंट बाय पाकिस्तान, वही चीज़ है कि अगर SNR अकाउंट जो है, अगर इसको मतलब स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, ठीक है, SNR अकाउंट को कोई भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी ओपन करना चाहता है तो कर सकता है, वैसे कर सकता है, लेकिन उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर कोई एनआरओ अकाउंट भी अगर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कोई ओपन करना चाहता है तो वो भी ओपन कर सकता है, लेकिन आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे आइए,
टाइप ऑफ अकाउंट की अगर बात करें तो ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट होता है। SNRR एक करंट अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जबकि NRO अकाउंट होता है तो NRO अकाउंट एक रेजिडेंट अकाउंट की तरह होता है, जिसमें आप जो NRO अकाउंट है, इस NRO अकाउंट में आप सेविंग ओपन कर सकते हैं, करंट ओपन कर सकते हैं, RD ओपन कर सकते हैं और FD ओपन कर सकते हैं। ठीक, ये सारे प्रकार के अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हैं। जिसपे जो एज पर जो गाइडलाइन है, डायरेक्शंस है, उसके हिसाब से इसको वो मिल सकता है। अगर ट्रांजैक्शन परमिसिबल की बात करें कि जो SNRR अकाउंट है उसमें डेबिट और क्रेडिट स्पेसिफिक इंसिडेंट टू बी बिजनेस पर्पस टू बी डन बाय द अकाउंट होल्डर। अगर बिजनेस से संबंधित जो भी कोई ट्रांजैक्शन है तो इसको SNRR अकाउंट भी किया जा सकता है। और जो NRO अकाउंट है इसमें इनवर्ड रेमिटेंस किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक NRO अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाला जा सकता है, लेकिन जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, फेमा 1999 है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगर हम टेन्योर की बात करें तो जो SNRR अकाउंट होता है concurrent to the tenure of the contract period of operation the business of the account holder and no case should exceed 7 years other than the approval of the RBI। तो अगर हम FCNR की बात करें तो FCNR में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 साल तक इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। SNRR का जो पीरियड है वो 7 ईयर का पीरियड है। कितने दिनों का पीरियड है? 7 ईयर्स का पीरियड है। लेकिन फिर भी RBI का अगर अप्रूवल मिल जाए तो 7 साल से अकाउंट ज़्यादा ओपन किया जा सके, ज़्यादा दिनों के लिए ओपन किया जा सकता है। लेकिन यही बात अगर हम करें NRO अकाउंट की, तो किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर रिपेट्रिएबिलिटी की बात करें तो इसमें जो भी पैसा होता है सारा का सारा पैसा आप फॉरेन में भेज सकते हैं, रिपेट्रिएट कर सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर NRO की बात करें तो इसमें आप $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर में ही भेज सकते हैं। 1 मिलियन कितना? कहने का मतलब ये है कि 1 मिलियन तक ही पर फाइनेंशियल ईयर में पैसा भेजा जा सकता है, जो कि फेमा में 13R के द्वारा उसको निर्देशित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर द डिपॉजिट दैट फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन पर्सनल एंड देयर फैमिलीज मेंबर इन इंडिया ऑन होल्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम होल्ड पे डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन अ पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान हैव अकाउंट्स इन इंडिया। अगर कोई रेजिडेंट है जो नेपाल से है या भूटान से है तो क्या वो इंडिया में कोई अपना अकाउंट रख सकता है? यस, अगर कोई नेपाल से है या भूटान से है वो इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैव डिपॉजिट इन इंडिया। कैन अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैव डिपॉजिट्स इन इंडिया। जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं क्या वो इंडिया में कोई अपना डिपॉजिट रख सकते हैं? यस, एनी मल्टर, देखिए ये कह रहा है कि क्या कोई कैन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैव डिपॉजिट्स इन इंडिया। यस,
इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज a member nations are the subsidiary affiliated bodies and officials in India can open deposit with the authorized dealers in India. कहने का मतलब कोई भी मल्टीलेटरल अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो इंडिया के जो अथॉराइज्ड डीलर्स हैं उनके साथ में अपना अकाउंट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट टू सम टर्म एंड कंडीशन. Can an Indian company accept deposit from non-residents in compliance with the Section 160 of Company Act 2013? यानी कंपनी एक्ट 2013 की अगर बात करें, उसकी एक सेक्शन है 160. क्या उसके तहत कोई भी NRI के द्वारा इंडियन कंपनी कोई पैसा रिसीव कर सकती है? यानी NRI के द्वारा इंडियन कंपनी कोई पैसा इस सेक्शन के तहत रिसीव कर सकती है? यस. Yes, such acceptance of deposit and refunds, if required, will be covered under the current account transaction and can be made freely without any restriction from FEMA perspective. ठीक है, आगे आइए. Can a foreign portfolio investor or foreign venture capital investor open a foreign currency account in India? Yes. कहने का मतलब है अगर कोई ऐसा फॉरेन एफपीआई कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो है, क्या इंडिया में इंडियन करेंसी में इंडिया में कोई अकाउंट ओपन कर सकता है? यस, अकाउंट ओपन कर सकता है. यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई और एफबीसीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर अकाउंट इंडिया में इंडियन रुपीस में ओपन कर सकता है. लास्ट क्वेश्चन है कि हु कैन ओपन एस्क्रो अकाउंट इन इंडिया एंड फॉर व्हाट पर्पज? कि एस्क्रो अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है इंडिया में और इसका क्या उद्देश्य है? रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट एस्क्रो अकाउंट को इंडियन रुपीस में ओपन किया जा सकता है, लेकिन इसको कौन कर सकता है? जो एस्क्रो एजेंट होते हैं, वो जो अथॉराइज्ड डीलर्स होते हैं उसके साथ में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं. लेकिन इनको जो फेमा है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन एक्ट है, उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अधीन ही इस खाते को ओपन किया जा सकता है. थैंक यू दोस्तों.